तो वेलकम अगेन फंडामेंटल एनालिसिस के नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आपने जो लास्ट दो सेशन देखे हैं उनका क्विज भी सबमिट किया होगा, और जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन किया होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ नए जो स्टॉक जिनको हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो ऐसे स्टॉक हैं जिनका फंडामेंटली ठीक लगता है, और एक जो वो पिन पॉइंट उस पे जो रिसर्च कर रहे हैं, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप जो व्हाट्सअप क्लास के लिए बनाया है उसमें चालू कर दिया है। तो एक स्टॉक को मैंने आज डाला है जो मुझे लगता है कि जिस पे कंप्लीट एक स्टडी किया है, जो लगता है कि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, उसकी कंप्लीट एक एनालिसिस डिटेल मैंने ग्रुप में डाली है। तो इस तरीके की ग्रुप और भी जो आगे भी हमारी जो एनालिसिस रहेगी वो उस ग्रुप में होता रहेगा। तो होपफुली आप सभी लोगों ने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और अभी स्टार्ट करते हैं जहां तक हमने सीखा है लास्ट दो सेशन में, उसके आगे से। ओके, तो नेक्स्ट रेशो है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो टोटल कैपिटल जिसको कंपनी के ऑपरेशन को करने के लिए उसमें इन्वॉल्व किया गया है, टोटल कैपिटल जिसमें फिक्स असेट, वर्किंग कैपिटल, वो पूरा कैपिटल जिसको कंपनी को ऑपरेट करने के लिए सारे ऑपरेशंस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, उसको ऑपरेशन करने के लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है, वो कैपिटल वर्किंग कैपिटल हो सकती है, फिक्स असेट हो सकते हैं, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा रेशो होता है जो जिसको हम देखते हैं कि इस कंपनी में अगर कोई किसी कंपनी का टोटल कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड 1000 है, तो वो 1000 उसको ऑपरेट करने के लिए, चाहे वो फिक्स असेट हो या फिर वर्किंग कैपिटल हो, उसको 1000 रुपीज की जरूरत है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अगर मैं इसको स्क्रीनर पे देखूं कैसे देखना है, स्क्रीनर पे इसका एक अलग से जैसे हम रेशो ऐड करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो भी ऐड कर सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो एक कंपनी के ई आई इंडस्ट्रीज, तो ये सारा जो हमारे स्टडी है वो स्क्रीनर्स वेबसाइट पे ही चल रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको साइन अप कर लिया होगा। और जैसे हम दूसरे रेशो इसमें ऐड करते हैं, उसी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड का रेशो भी ऐड कर लेते हैं। तो जैसे कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो के ई आई इंडस्ट्री का है वो 3053 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें। इसी तरीके से दूसरी कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं, WPI। ये कुछ ऐसी कंपनी है जिन पे अभी हमारा रिसर्च चल रहा है, तो उनके नाम याद है, तो अभी मैं उनको ही याद दिखाता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका 1147 करोड़ का। अब इससे कैसे कंपनी का क्या इसका एनालिसिस किया जा सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ साथ इसका जो नेक्स्ट रेशो है उसको समझना। तो नेक्स्ट रेशो है कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद, तो जो नेक्स्ट रेशो है सेल्स वर्सेस कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स वर्सेस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जितने कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड किया हुआ है उसके वर्सेस वो कितना सेल्स जनरेट कर पा रही है। अगर कोई सर्विस कंपनी है तो उसके वर्सेस कितने अमाउंट ऑफ सर्विस वो उससे जनरेट कर पा रही है। तो वहां से ये हमें पता चलता है कि कंपनी का जो जितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया है उसके अगेंस्ट में अगर इतना सेल्स कर लिया है तो वो एक रेशो ठीक है। अगर बहुत सारी कंपनी ऐसी होती हैं जो जिनका कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो उस कैपिटल एम्प्लॉयड होने के बाद में भी उसका फायदा सेल्स में नहीं ले पा रहे, क्योंकि किसी भी कंपनी को आगे प्राइस ग्रोथ करने के, एज ए इन्वेस्टर हम किस कंपनी में जाते हैं जिसका प्राइस ग्रोथ हो। प्राइस कब ग्रोथ होता है? जब अर्निंग ग्रोथ होता है। अर्निंग कब ग्रोथ होगा? जब उसका सेल्स या सर्विस सर्विस या सेल्स जो ग्रोथ होगा, तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स। अगर कोई भी कंपनी है कितना भी अच्छा मैन्युफैक्चरर है, कितना भी अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो अच्छे प्रोडक्ट बना के भी अपने पास रखता है, उसको सेल नहीं कर पा रहा है, तो वो ना तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा और ना ही उसका प्राइस बढ़ेगा। तो हम जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इस रेशो को कैसे एनालिसिस करते हैं कि उस कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट कितना सेल्स हो रहा है। इसको मैं वहीं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करके समझते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा था WPI लिमिटेड का, इसका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 1147 करोड़। उसके अगेंस्ट में इसका जो सेल्स है वो 1785, मतलब जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे ज्यादा सेल्स कर पा रही है कंपनी। इसी तरीके से दूसरी कंपनी मैं देखता हूँ, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 2,72,915 करोड़ का, और सेल्स लास्ट ईयर का कितना है? 1,39,145। मतलब जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उतना सेल नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से एक कंपनी के लिए एक ऐसा शो होता है कि इतना बड़ा कैपिटल चाहिए इसको सेल्स इतना करने के लिए। तो ये कंपनी के ऑपरेशन, ये इजी टू ऑपरेट कंपनी नहीं है। इसके लिए इस लेवल पे आगे बढ़ने के लिए
ये इसमें वो ग्रोथ नहीं हो सकता। नो डाउट भारतीय एयरटेल कंपनी अच्छा है, अगर मैं हाई ग्रोथ स्टॉक की तरह देखूं तो मुझे ये रेशो देख के मुझे लग रहा है कि इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरे फैक्टर इसके लिए काम के हो सकते हैं प्राइस ग्रोथ के लिए, ये अभी केवल दो प्लेयर हैं इसके लिए ये बढ़ सकता है, लेकिन अगर केवल इस रेशो से देखा जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, लगभग 3 लाख का होने के बाद उसका सेल्स 1.5 लाख भी नहीं हो पा रहा है, तो ये एक निगेटिव फैक्टर है मेरे नजरिए से। किसी दूसरी कंपनी का देखते हैं, रिलायंस। जितनी भी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर का सेल्स भी ठीक होता है। लेकिन इस तरीके की जो कंपनी देखो, जैसे रिलायंस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है वो है 12 लाख करोड़ से ऊपर, और इसका जो सेल्स है वो 8 लाख करोड़ है। तो ये भी इतना कैपिटल लगाने के बाद में सेल्स, क्योंकि ये अपने आप में सेल्स के नंबर इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, तो इनके लिए उतना इजी नहीं रहता कि कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है, क्योंकि इतने प्लांट मशीनरीज और वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद लगातार उतना उस लेवल का स्कोप की वो लगा हर साल उतना सेल्स कर रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहता है। इसीलिए एक यही रीजन है कि जो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी होती हैं वो स्टेबिलिटी तो देती हैं प्राइस ग्रोथ में, लेकिन उनमें उस तरीके का ग्रोथ नहीं होता जिस तरीके के ग्रोथ के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर ढूंढता है मल्टी बैगर कंपनी। तो एक स्मॉल कैप कंपनी का कोई देखते हैं, जैसे के ई आई इंडस्ट्री का कैपिटल एम्प्लॉयड है 3,000 करोड़ और सेल्स लास्ट ईयर का है 6,000, मतलब ये इसका रेशो देखा जाए तो जस्ट डबल है। जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे ज्यादा ये सेल कर पा रही है। इसी तरीके से दूसरी कोई स्मॉल कैप कंपनी देखता हूं मैं, वारी रिन्यूअल का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 168 और जो सेल कर पा रही है 351। इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है 168 करोड़ और जो सेल कर पा रहा है, सेल हो रहा है पर ईयर, वो लास्ट ईयर का जो सेल था वो 351 है। तो यहाँ से जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका उससे कंपनी को एनालिसिस करने के लिए दो रेशो एक साथ में देखा देखा जाता है। ये दोनों ही स्क्रीनर पे आप जो होम पेज है उस पे ऐड कर सकते हैं। एक तो है कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और दूसरा है सेल्स लास्ट ईयर उससे उसके अगेंस्ट कितना सेल किया है। तो आगे अभी हमारे साथ कुछ ऐसी रेशो आएंगे जो एज ए रेशो काम नहीं करते, लेकिन बैलेंस शीट में या दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिनका जिनका नाम रहता है, तो वो हम जस्ट उनको एक छोटा सा उनको समझेंगे कि उनका मतलब क्या होता है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा कोई यूज ऐसा नहीं होता रेशो की तरह। अगला रेशो है रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट इनकम को, जो शेयर होल्डर का जो इक्विटी है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो शेयर होल्डर ने पैसा उसमें एज ए इक्विटी इन्वेस्ट किया है, इक्विटी के अगेंस्ट इन्वेस्ट किया है, उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, तो वो रिटर्न ऑन इक्विटी निकल आएगा। क्योंकि यहाँ भी अगर कंपनी ने जब शेयर होल्डर से पैसा लिया शेयर के अगेंस्ट में, तो उस पैसे से कुछ ना कुछ कंपनी के विजन थे कि कोई कंपनी में शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया। रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। क्योंकि जब कोई कंपनी शेयर होल्डर को अपने शेयर्स देती है, कुछ जिसका पैसा वो आता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करके, कंपनी के कुछ विजन होते हैं जिससे वो इन्वेस्ट करके आगे रिटर्न जनरेट करना चाहती है, आगे एक्सपेंशन करना चाहती है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये शो करता है कि जो कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है शेयर होल्डर की इक्विटी जो है उसको डिवाइड कर दो नेट इनकम से, तो उससे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा रेशो है जो शो करता है जो शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट किया है उस इक्विटी में, उस पैसे के अगेंस्ट में कितना रिटर्न कंपनी जनरेट कर पा रही है। तो ये एक ऐसा रेशो है जिसका यूज ज्यादातर कंपनियों में किया जाता है। आपने भी सुना होगा इस कंपनी का आरओई ये है 20% है, बिलो 20% है, 10% है, ये कंपनी इसका आरओई बहुत कम है। तो ये आरओई एक इंपॉर्टेंट रेशो है जिसको जिससे हमें ये पता चलता है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है अगेंस्ट द इक्विटी ऑफ शेयर होल्डर, जो कंपनी के पास पैसा है उससे वो कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। तो हम एक लाइव एग्जांपल से कुछ कंपनी को एनालिसिस करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। जैसे टाटा मोटर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे। ये टाटा मोटर्स का जो अभी करंटली मैंने इसमें स्क्रीनर पे लगाया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 5.62। ये लास्ट कुछ टाइम में पहले इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो माइनस में भी था कुछ 2-3 साल पहले। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसमें एक पोर्शन है जहां दिखाया जाता है, जैसे लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था 5% था, फिर लास्ट 5 ईयर का -8% था, लास्ट 3 ईयर का
-7% था। ये वो टाइम था जब इसमें एक बड़ा कोई जैगुआर का जो बाइंग था वो उसको अपने बैलेंस शीट में एडजस्ट किया था, तो वहां से इसकी जो बैलेंस शीट पे जो रेट काफी घाटा हो गया था, तो वहां से ये माइनस में भी गया था। उसके बाद लास्ट ईयर से थोड़ा सा फिर से प्लस में आया है, 6% है। इसी तरीके से किसी दूसरी कंपनी का अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, जैसे एलटी का रिटर्न ऑन इक्विटी, ये लार्ज कैप का एक अच्छा स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है। वही अगर हम इसके लास्ट के रिटर्न ऑन इक्विटी देखें लास्ट 10 ईयर्स के, तो लास्ट 10 ईयर का जो रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है, लास्ट 5 ईयर का 14% है, लास्ट 3 ईयर का 14% है, और लास्ट ईयर का 12% है। तो लार्ज कैप सेगमेंट की किसी कंपनी का इस तरीके का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा होता है। स्मॉल कैप मिड कैप में अगर जाएंगे तो वहां बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएंगी जिनके जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत अच्छे है। जैसे एम टार एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, ऑलमोस्ट 18% है इसके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो इसके अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखूं रिटर्न ऑन इक्विटी की हिस्ट्री, तो वहां हमें पता चलेगा कि लास्ट 10 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 9% था, 5 ईयर का 15% था, 3 ईयर का 15%, और लास्ट ईयर 18%। इसी तरीके से डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 22%, 22.5%, और लास्ट ईयर इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था लास्ट 10 ईयर का, देखो कि कंसिस्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है। 10 ईयर का 23%, 5 ईयर का 23%, और 3 ईयर का 23%, लास्ट ईयर का 23%। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा है, और भी बहुत सारे रेशो इसके अच्छे हैं। ये एक रीजन है, इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक वन ऑफ द मेन रीजन है कि इसने अपना जो प्राइस ग्रोथ है वो बहुत अच्छा दिया है। और भी शेयर अगर आप आपके पोर्टफोलियो में हैं, उनको भी आप इसमें स्क्रीनर पे देख सकते हैं कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। जैसे मिक्सेयर केन्स टेक्नोलॉजी, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अभी 16% है। वहीं अगर मैं इसका लास्ट का 10 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी देखूँ, क्योंकि ये बहुत बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, लास्ट 3 ईयर का जो इसका है वो 17% है, लास्ट ईयर का इसका 16% है। तो इस तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी से हम ये पता कर सकते हैं कि जो कंपनी ने इन्वेस्टर्स को अपने शेयर दे के उससे उस जो मनी लिया है उस मनी का यूज करके कितना किस रेशो में रिटर्न जनरेट किया है, तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि वो कंपनी जो अपने शेयर नए पार्टनर्स के रूप में शेयर होल्डर को जोड़ा है, उनके जो पैसे से वो उतने अपने जो एस्पिरेशन है कंपनी को ग्रोथ करने के वो पूरे कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट रेशो है किसी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए। अभी अगला रेशो देखते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एज सच कोई ऐसा रेशो नहीं है जिससे हम कंपनी का एनालिसिस करते हो, लेकिन जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो ये शेयर कैपिटल वहां पे एक कॉलम दिखता है, तो इसका हमें पता होना चाहिए। शेयर कैपिटल, कहीं कहीं शेयर कैपिटल का नाम इक्विटी कैपिटल भी होता है। आजकल ज्यादातर जगह अगर आप देखोगे एनएससी की साइट पे, जहाँ उनका रिजल्ट अपडेट होता है, तो वहाँ शेयर कैपिटल की जगह इक्विटी कैपिटल वर्ड का यूज किया जाता है। शेयर कैपिटल होता क्या है, नंबर ऑफ टोटल शेयर को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से तो वो शेयर कैपिटल निकल आएगा। कंपनी का एक फेस वैल्यू होता है, जैसे किसी कंपनी का 10 रुपए फेस वैल्यू, किसी का 5 रुपए फेस वैल्यू, किसी का 2 रुपए, किसी का 1 रुपए। तो उस फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे करंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो उस कंपनी का शेयर कैपिटल निकल आएगा। जैसे मैं आपको स्क्रीनर पे ही फिर से मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, तो जैसा मैंने बोला था, यहाँ पे शेयर कैपिटल को इक्विटी कैपिटल के नाम से यहाँ किया गया है। शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी का 19 में 7 था, फिर 7 रहा, फिर उसके बाद 46 हो गया, 58 हो गया, 58 हो गया। तो शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ शेयर से। अब शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ शेयर कैपिटल बढ़ा है तो क्योंकि मल्टीप्लाई किया जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर को, मल्टीप्लाई किया जाएगा फेस वैल्यू से। तो फेस वैल्यू तो नॉर्मली बढ़ता नहीं है, जो है वो ही रहता है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ेंगे तो उसका शेयर कैपिटल बढ़ता जाएगा। तो ये इसका ऐसा रीजन लग रहा है, हो सकता है कि इसके जो पहले फ्री फ्लोट शेयर हो वो कम रहे हो 2021 तक, उसके बाद ये फ्री फ्लोट शेयर बढ़ गए हो, तो इसकी वजह से इसका जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ गया। तो इसको ऐसा कोई रेशो की तरह यूज नहीं करते जैसे हम डायग्नोस करें इस कंपनी को कि क्या इसका क्या कंपनी अच्छी है बुरी है। लेकिन ये एक, जब हम बैलेंस शीट देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि जब हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे रेशो कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक लाइव जहाँ जो एनएससी बीएससी की साइट पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट किए जाते हैं
वहां से भी कंपनी का पूरा एक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ ये सारी चीजें होंगी, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है ना। तो नेक्स्ट रेशो हम समझते हैं रिजर्व। रिजर्व भी कोई रेशो नहीं है, जैसे शेयर कैपिटल कोई रेशो नहीं है, बस ये एक कॉलम है जो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है कि इसका कंपनी के रिजर्व क्या है। रिजर्व का डेफिनेशन क्या होता है कि शेयर प्रीमियम प्लस प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग डिविडेंड। शेयर प्रीमियम क्या होता है? शेयर प्रीमियम को अगर हम समझे तो जैसे मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर है और उस कंपनी का फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो शेयर कैपिटल कितना होगा? शेयर कैपिटल जो हमने लास्ट से सो पढ़ा है, शेयर कैपिटल 100 × 10 मतलब शेयर कैपिटल हो गया 1000। शेयर का प्रीमियम क्या होता है? शेयर टोटल शेयर 100 है और उसका जो करंट प्राइस है वो 120 है, सपोज करंट प्राइस 120 है। अब वो ये 120 में से जो फेस वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, तो उसका जो कितना प्रीमियम पे, जो फेस वैल्यू से कितनी प्रीमियम पे कोई शेयर चल रहा है उसको शेयर का प्रीमियम बोलते हैं। मान लो किसी शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस 120 चल रहा है और उसका फेस वैल्यू 10 है, तो 120 में से माइनस कर दिया जाएगा 10, तो उसका जो प्रीमियम रहेगा वो 110 रुपए बचेगा। तो यहाँ पे ये प्रीमियम कैसे है? 110। तो इस ये होता है शेयर का प्रीमियम। तो अगर करंट शेयर का प्रीमियम अगर देखा जाए, किसी कंपनी का शेयर प्रीमियम कितना है, तो 110 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो उस कंपनी का शेयर प्रीमियम निकल आएगा। तो ये रिजर्व्स जो हमने यहाँ देखा, रिजर्व में शेयर प्रीमियम प्लस प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स। तो रिजर्व क्या होता है? शेयर प्रीमियम प्लस जो उस कंपनी का प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग द डिविडेंड्स, तो वो उस कंपनी का रिजर्व बोला जाता है। इसी तरीके से बोरोइंग्स होती है। बोरोइंग्स दो तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब वो जो बोरोइंग, बहुत सारी कंपनी में ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी की बोरोइंग 2.5 लाख करोड़ है और वहीं दूसरी कंपनी की भी 2.5 लाख करोड़ है। एक कंपनी के लिए वो 2.5 लाख करोड़ अच्छा बोला जाएगा, दूसरी कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं बोला जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैं एक एग्जांपल यूज करूं, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री का जो टोटल बोरोइंग है वो ये, जो लास्ट क्वार्टर का जो बोरोइंग है वो 3,16,697 करोड़ है। और इसी तरीके से एक दूसरी कंपनी का देखते हैं, आरईसी। तो आरईसी के बैलेंस शीट पे जाके इसका बोरोइंग देखते हैं। इसका बोरोइंग रिलायंस से भी ज्यादा है, 4,19,000 करोड़ समथिंग। तो रिलायंस के लिए, रिलायंस से ज्यादा बोरोइंग आरईसी का है। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बाद इसका 3,16,000 करोड़ समथिंग बोरोइंग है। और आरईसी उतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, उसके बाद में 4,19,000 करोड़। तो बोरोइंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये कंपनी के लिए अच्छी या बुरी नहीं है। यहाँ से हम ये नहीं बोल सकते कि आरईसी बेकार कंपनी है, रिलायंस अच्छी कंपनी, कंपैरेटिवली इनने कम डेट लिया हुआ है। तो यहाँ से केवल ये बोरोइंग देख के हम ये तय नहीं कर सकते कि ये डिसीजन नहीं, इस डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या क्या होता है कि हमें एक दूसरे रेशो की जरूरत पड़ती है कि हम उसको इम्प्लीमेंट करके ये देखते हैं कि ये जो इसने बोरोइंग, देखो कंपनी चाहे वो शेयर होल्डर्स से को शेयर देके पैसा लेते हो तो उसके लिए भी कुछ एस्पिरेशन होते हैं, या फिर वो बैंक से बोरोइंग लेती हो तो उसके लिए भी कुछ विजन होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं। अब वो उसको उसमें कितना खरा उतर पा रही है, वो बोरोइंग लेके या जो इक्विटी होल्डर के पैसे से कंपनी में किस तरीके से यूज करके अपने प्रॉफिट किस तरीके से कर पा रही है, अर्निंग कैसे बढ़ा पा रही है, आगे एक्सपांशन किस तरीके से कर पा रही है, वो इम्पोर्टेंट होता है। उस बोरोइंग का यूज किस तरीके से होता है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे इस बोरोइंग से कंपनी को एनालिसिस करने के लिए इसके साथ साथ जो दूसरा रेशो होता है उसको हम यूज करते हैं। वो रेशो है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी एंड डेब्ट टू प्रॉफिट, तो हम ये दोनों वन बाई वन समझते हैं। डेब्ट टू इक्विटी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ कंपनी प्लस रिजर्व्स। तो जो कंपनी की इक्विटी है प्लस रिजर्व, जो अभी हमने लास्ट में एक रेशो देखा था रिजर्व्स, जहाँ टोटल शेयर प्रीमियम डिवाइडेड बाय द नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी आफ्टर पेइंग द डिविडेंड। तो ये यहाँ पे जो डेब्ट टू इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग डिवाइडेड बाय इक्विटी ऑफ द कंपनी प्लस रिजर्व। तो किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो इंपोर्टेंट रेशो है, जिसको मैं जरूर कंसिडर करता हूं अगर किसी कंपनी को एनालिसिस कर रहा हूं। और ये फंडामेंटल जो एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो इसको आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसको मैं एक फिर से स्क्रीन शेयर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आरईसी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो है वो 6.6 है। वहीं अगर रिलायंस का देखूं, रिलायंस का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.42% है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो आरईसी, क्योंकि आरईसी की इक्विटी बहुत कम है, इक्विटी रिजर्व्स बहुत कम है एज कंपेयर टू रिलायंस। रिलायंस के पास टोटल लोन 3 लाख करोड़ से ज्यादा होने के बाद भी इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.42 है। वहीं अगर आरईसी का देखा जाए तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 6.60 है। इसी तरीके से दूसरी कंपनी का किसी का देखते हैं, ऑर्टिन लेबोरेटरीज। इसका जो कैप डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.62 है। भारतीय एयरटेल डेब्ट टू इक्विटी रेशो 2.81 है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो से कैसे, कितना डेब्ट टू इक्विटी रेशो अच्छा है, कहां तक आपको ये देखना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे भी जो एंड रेशोस हैं या दूसरी तरीके की भी एनालिसिस जरूरी है, लेकिन जो जो एक अगर बेंचमार्क में बनाने की कोशिश करूं कि कहाँ तक डेब्ट टू इक्विटी रेशो होना चाहिए, अगर मैं बेंचमार्क बनाने की कोशिश करूं कि कितना डेब्ट टू इक्विटी रेशो होना चाहिए, तो उसके हिसाब से कंपनी अच्छा है कौन सा, कितना कितने तक ठीक है। ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे और जो पैरामीटर्स हैं वो भी अपनी जगह काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको शो करता हूँ कि कहाँ तक जो मुझे लगता है कि इतना डेब्ट टू इक्विटी रेशो ठीक है, इसको देखा जा सकता है। और इससे ज्यादा है तो उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाना चाहिए, उस पर और एनालिसिस करके हमारा टाइम खराब नहीं करना चाहिए। तो वो अगर किसी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 2 से ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा है, तो उसकी तरफ मैं पहले इजीली, अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है तो ही मैं उसमें आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं केवल एक रीजन से ही यहीं पे इसकी जगह दूसरी कंपनी पे मेहनत करना ज्यादा अच्छा समझूंगा। बिटवीन 1 to 2 है तो एवेल्युएट किया जा सकता है, इस पे देखा जा सकता है और बहुत सारी चीजें कैसी हैं। अगर 1 से अच्छा है तो बहुत, मतलब ये एक पैरामीटर है वो पास हो जाती है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अगर 1 से कम है तो वो अच्छा है। रिलायंस का जैसे मैंने देखा 4.42 था तो वो अच्छा है। आरईसी चाहे सक इस ऐसे टाइम पे जो पीएसयूज कंपनीज है, नवरत्न पीएसयूज कंपनीज है, फाइनेंशियल कंपनीज है, तो वो उनमें अभी चल रहा है एक रन अप है। लेकिन अगर केवल इस पैरामीटर्स पे देखूं तो आरईसी, क्योंकि उसका 6 से ऊपर था, तो मैं उसको चूज नहीं करूंगा। अगर आगे अगला जो इम्पोर्टेंट रेशो है वो डेब्ट टू प्रॉफिट रेशो। जिस तरीके से ROE होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, की जो शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया, कंपनी ने अपने शेयर के अगेंस्ट में जो पैसा लिया उसको यूज करके कितना रिटर्न जनरेट किया, उसी तरीके से कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल नीड्स को 2 तरीके से पूरा करती है। एक तो अपने शेयर देके, शेयर होल्डर से पैसा लेके, दूसरा बैंक से पैसा बोरोइंग लेके, बोरोइंग का यूज करके उसको भी फाइनेंशियल नीड को पूरा करती है। और उस जो जितनी बोरोइंग ली है, अगर मान लो कोई एक कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ का कर्जा लिया है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट 2 लाख करोड़ का बना रही है, तो ठीक है, वो 1 लाख की जगह अगर 1 करोड़ भी लेगी तो भी ठीक है। अगर उसका इस तरीके का रिकॉर्ड है, इस तरीके से काम कर रही है कि उसका डेब्ट टू प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो बोरोइंग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, अगर इसको मैनेज नहीं किया गया है। क्योंकि बहुत सारी जगह इस पे मैनेज भी किया जाता है, जैसे डीएलएफ का एक केस था जहां पे उसका शुरू में 2-3 साल तो डेब्ट टू प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा था। क्योंकि जैसे मैंने बताया था लास्ट वीक, 2-4 ऐसे रेशो होते हैं जहां पे जो जो मैनेजमेंट होता है वो उनको मैनेज कर सकता है, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां से उसको समझ पाना। अगर आप जब धीरे लगातार इस पे जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, और कैसे ऐसी कंपनियों को अवॉइड किया जाए, या कैसे इस तरीके की कंपनियों पे ही रिसर्च किया जाए जहां पे इस तरीके के जो मैनेजरियल थिंग्स हैं वो कम से कम हो। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा जब ये अपना फंडामेंटल एनालिसिस पूरा हो जाएगा। तो डेब्ट टू प्रॉफिट रेशो एक इंपॉर्टेंट रेशो है जहां से बोरोइंग, जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होती है, उसके बाद में उस बोरोइंग का किस तरीके से यूज किया गया है और वो किसी कंपनी का कैसा उसका फायदा उठाया है, डेट लेके कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, इससे इस रेशो से वो पता चलता है। तो अगर मैं देखूं किसी कंपनी का डेब्ट टू प्रॉफिट, जैसे भारतीय एयरटेल का जो डेब्ट टू प्रॉफिट है वो 17.7 है, बहुत अच्छा है। जो भी जो डेट डेट लिया है उसका जो प्रॉफिट है 17.7 है, तो बहुत अच्छा है ये रेशो। और इसी तरीके से अगर ये 100 रुपए का लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट 117 या उससे ज्यादा का फायदा बनाती है, तो 17% एक अच्छा मार्जिन है। अगर इस तरीके का है तो बोरोइंग लेने के बाद, अगर किसी कंपनी का बोरोइंग ज्यादा है और उसके बाद उसका डेब्ट टू प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली, तो उसके लिए जो बोरोइंग है वो एक कंसर्निंग नहीं है। आरईसी का अगर मैं देखूं यहाँ पे ये बहुत अच्छा रेशो है।
आरईसी का जो डेट डेट टू प्रॉफिट है, शायद यही रीजन है कि जो रिसेंटली टाइम में ये काफी अच्छा ग्रोथ किया है, वो 37.6 है। इसी तरीके से अगर मैं रिलायंस का देखूं, डेट टू प्रॉफिट रेशो 44.27 है, टीसीएस 0.18 है। एक तो इसका बोरोइंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो डेट जितना जो बोरोइंग लिया है उस बोरोइंग को यूज करके किस रेशो में कौन क्या रेशो है कि वो प्रॉफिट जनरेट करने का, तो उसको डेब्ट टू प्रॉफिट रेशो बोलते हैं। ये जितना ज्यादा होगा तो उसके अगेंस्ट ये जस्टिफाइड है। अगर कोई कंपनी बोरोइंग ले रही, बोरोइंग है किसी कंपनी के पास, और उसका डेब्ट टू प्रॉफिट रेशो भी बहुत अच्छा है, तो उस कंपनी के लिए जस्टिफाइड बोरोइंग होती है। लेकिन हमें और भी बहुत सारी चीजें पता करना होता है उसके साथ साथ। जैसे मैंने बताया कि ये एक टाइम पे डेब्ट टू प्रॉफिट जो रेशो था डीएलएफ का 11 से ज्यादा था, 11 का रेशो था 2 साल तक। उसके बाद वो माइनस में चला गया, क्योंकि वो जो जितना भी जो डेट था उसको अलग तरीके से मैनेज कर रहे थे। जब ये सब पता चला, तो इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जो रेशो होते हैं उन्हें यूज करना होता है, और भी जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें देखना होता है। ये सिंपल, ये अभी हम रेशो की बात कर रहे हैं, तो डेब्ट टू प्रॉफिट रेशो का मतलब क्या होता है वो हमने यहाँ पे समझा। आगे कुछ जो रेशो है वो उस तरीके के रेशो नहीं है जिनको हम सीधा कंपनी में इम्प्लीमेंट करके वहां से एनालिसिस करें। लेकिन फिर भी हमें उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट जब हम कंपनी का देखेंगे तो वो उन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो केवल इस पर्पज से हम कुछ आगे के और जो चीजें हैं वो उनको हम समझते हैं। जैसे टोटल लाइबिलिटी, ये एक कॉलम होता है जब बैलेंस शीट किसी कंपनी के देखते हैं। तो टोटल लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी में क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। शेयर कैपिटल जो मैंने बताया था, इक्विटी कैपिटल भी बोलते हैं इसको, रिजर्व्स प्लस बोरोइंग्स प्लस अदर लाइबिलिटीज, ये सारी जो टोटल लाइबिलिटीज के अंदर आता है। रिजर्व्स जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा, जिसमें जो शेयर होल्डर का जो प्रीमियम, टोटल प्रीमियम था उसका पूरा रेशो, तो ये सारी चीजें टोटल लाइबिलिटी में आता है। उस कंपनी की लाइबिलिटी बोला जाता है। फिक्स असेट, उस कंपनी के कुछ फिक्स असेट होते हैं, जो प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, और उस कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो फिक्स असेट में आती हैं, ये भी बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, तो इनको भी समझना चाहिए। एक होता है बैलेंस शीट में, एक कॉलम और होता है CWIP बोलते हैं, जहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कुछ ऐसा कैपिटल जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए लगाया है। हो सकता है कि कुछ ऐसा कैपिटल जो दिया हुआ है जिससे मशीनरी खरीदना है, लेकिन वो मशीनरी अभी नहीं आई है, तो उसको CWIP के नाम से कॉलम आता है। ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा इसको जानना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट समझेंगे तो उसकी जरूरत होगी। तो ये एक, अभी तक ज्यादातर सारे रेशो कंप्लीट हो गए हैं 3 सेशन में। एक दो रेशो छोटे छोटे और बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे अगले सेशन में। और साथ ही साथ ये पूरा जो हमने अभी तक ये शुरू से लेके अभी तक के जितने भी 20-21 रेशो हैं, वो सारे रेशो का एक लास्ट का जो 5th सेशन है, क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस के टोटल 5 सेशन है, अभी ये 3rd सेशन है। 4th सेशन में कुछ सेशन और हैं, कुछ ये रेशोस और हैं, वो रहेगा। और 5th जो सेशन है उसमें टोटल जो शुरू से लेके लास्ट तक जो भी हमने रेशो पढ़े हैं, वो सारे रेशो को एक बार हम रिवाइज करेंगे, और कुछ नए कंपनी को एनालिसिस करेंगे लाइव सेशन में। और फिर उसके बाद ये फंडामेंटल एनालिसिस के सारे सेशन खत्म हो जाएंगे। फिर आगे के जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके लिए बात करेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो ग्रुप है इसका वो जरूर ज्वाइन कर लें, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया। थैंक यू सो मच।